नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। हिंद किसान में आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट 2021 की, जो कि 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में शुरू होने जा रहा है। और इससे किस तरह से जो यहाँ पर भारत में डेवलपमेंट्स हैं, आप सभी जानते हैं कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों की तीन जो कृषि कानून को लेकर जो वो विरोध कर रहे हैं, और एमएसपी की गारंटी, फसल का वाजिब दाम मिले। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत जरूरी हो जाते हैं, खासतौर से जब यूनाइटेड नेशंस में फूड सिस्टम समिट हो रहा है, जिसका फोकस होगा कि फूड सिक्योरिटी हो, फूड क्राइसिस ना हो, बायोडाइवर्सिटी बची रहे, जैव विविधता जो फूड में डाइवर्सिटी है वो बची रहे। ऐसे तमाम गोल्स हैं, उनकी हम बात करेंगे और वो किस तरह से जुड़े हुए हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि खास तौर से जब ये कृषि आंदोलन 10वें महीने में चल रहा है, किसानों की बार बार यही मांग आ रही है कि हमें गेहूं और चावल के साथ जो एमएसपी की पॉलिटिक्स है उससे दूर कीजिए, एमएसपी बाकी फसलों पर भी दीजिए, ताकि हमारे लिए फसल उगाना, खेती जो है वो लाभदायक सिद्ध हो सके, घाटे का सौदा ना हो। क्योंकि अगर फूड से होप उड़ गई तो फिर लोगों के पोषण, लोगों के खान पान, पारंपरिक खान पान और जो जैव विविधता, फूड सिक्योरिटी, इन सब की जो बातें होती हैं वो सब कहीं ना कहीं शून्य पर आ जाएंगी। इन्हीं सब पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं अफसर जाफरी साहब, जो कि ग्रेन एनजीओ के साथ जुड़े हैं। ग्रेन एनजीओ, बता दूं कि जो छोटे छोटे किसान हैं दुनिया भर में, अपने जो स्ट्रगल की जो उनका कहानी है, जो लाइवलीहुड इश्यूज हैं, कम्युनिटी कंट्रोल्ड फूड सिस्टम्स की बात करता है ये एनजीओ। और उसी का जो एशियन चैप्टर है उसका हिस्सा है अफसर जाफरी साहब। साथ में ट्रेड एक्सपर्ट भी हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर ट्रेड से जुड़ी जो तमाम बारीकियां, उन पर इनकी पैनी नजर रहती है। तो अफसर जाफरी साहब का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले यही सवाल कि जो यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट हो रहा है, इसका फोकस क्या है? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? खास तौर से जो भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, क्या इसके साथ भी इसके हम तार जोड़कर देख सकते हैं? अनिका जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इश्यू को आज उठाने के लिए, क्योंकि आज ही से ये समिट शुरू होने वाली है। और इसमें सबसे मजे की बात ये है कि अगर ये फूड से रिलेटेड होती, मगर फोकस अगर फूड होता, तो ये समिट रोम में होनी चाहिए थी। ये समिट न्यूयॉर्क में हो रही है, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें कुछ दूसरे प्लेयर्स काफी ज्यादा अपना रुचि दिखा रहे हैं। और ये जितने भी अभी तक स्टडी आई है, जितना भी अभी तक आपको इसके ऊपर एनालिसिस आया है, वो दिखाता है कि इसमें कॉरपोरेशंस का काफी बड़ा रोल है। और ऑब्वियसली जब कॉरपोरेशंस का रोल फूड में बढ़ जाता है तो उससे छोटे ही किसान को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। छोटे ही किसान को सबसे ज्यादा उसमें जो है वो दिक्कत उठानी पड़ती है। इसमें दो तीन चीज जो एक समझने की है वो ये है कि कौन है आखिर इस पूरे फूड सिस्टम के पीछे। यूनाइटेड नेशंस तो है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के पीछे कौन कौन खड़ा है जो इसको प्रमोट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले समझने की बात है कि तो सबसे पहला नंबर जिसका आता है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जो है वो प्रमोट कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। इसका वन ऑफ द पिलर जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वही है जिसने एक जो प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है ग्लोबल रीडिजाइनिंग इनिशिएटिव। और इस ग्लोबल रीडिजाइनिंग इनिशिएटिव मतलब वर्ल्ड को किस तरह से रीडिजाइन किया, दोबारा इसको कैसे सेटअप किया जाए। क्योंकि जो बहुत बातें होती थी पहले कि 70% खाना जो है वो छोटे किसानों के हाथ में, ऐसी बहुत सी रिपोर्ट आपने भी सुनी होगी, आई है। लेकिन अब इसको रीडिजाइन कैसे किया जाए, अब वो 70% जो खाना जो छोटे किसान उगाते हैं उनसे कैसे लेके उसको कॉर्पोरेशन को दिया जाए, हम मेरी समझ में यही बहुत बड़ा रीडिजाइन होगा। और इसमें साफ साफ इनका वन ऑफ द प्रोग्राम ये है, वो है कि रीशेपिंग ग्लोबल गवर्नेंस एंड न्यू विजन फॉर एग्रीकल्चर। सो न्यू विजन फॉर एग्रीकल्चर इज बेसिकली री इंजीनियरिंग ग्लोबल फूड सिस्टम। तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये पूरे UN SSS का।
दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज्यादा इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है वो है वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है करीब 200 ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके मेंबर्स हैं। और इनका जो एक जिसको कहिए जो कंबाइंड रेवेन्यू है, आपको ताज्जुब होगा, ये 8.5 ट्रिलियन डॉलर्स का है। और ये इसका, और यही लोग हैं जो एक कॉल दिए थे कि हमको ग्रीन इकोनॉमी चाहिए, हमको ब्लू इकोनॉमी चाहिए। और ये सब क्या है, ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, किसानों से, फिशरीज, छोटे छोटे मछुआरों से उनकी जीविका लेके, उनके जो संसाधन है लेके सीधे सीधे कॉर्पोरेशंस को ट्रांसफर करना। अगर आप सिंपल भाषा में, क्योंकि समय कम है, हमको बातें करनी है। तीसरा जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें रोल अदा कर रहा है वो है आगरा। ये आगरा जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है आपको अफ्रीका में, जिसको कहते हैं अलायंस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन अफ्रीका। और ये वही अलायंस है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करता है कॉर्पोरेशंस के साथ। ये वही अलायंस है जो बात करता है कि किस तरीके से जीएम को प्रमोट किया जाए अफ्रीका में, किस तरह से इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर को अफ्रीका में प्रमोट किया जाए, किस तरीके से केमिकल फार्मिंग को अफ्रीका में प्रमोट किया जाए। और आपको ताज्जुब होगा कि ये 2006 में ये आगरा लॉन्च हुआ है अफ्रीका में। और उसके बाद पिछले साल टुफ्ट यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ साफ दिखाया गया है कि ये लॉन्च करने के बावजूद भी अफ्रीका में जो मैल न्यूट्रिशन है वो 30% बढ़ गया है। और ये एक बहुत बड़ा एक चौंकाने वाली बात जो है। और इसमें सबसे ज्यादा जो एग्री केमिकल्स का यूज और जीएमओ का यूज, जेनेटिकली इंजीनियर मॉडिफाइड है, जो जैविक यांत्रिकी से बने हुए जो बीज हैं, किसान के बीज नहीं, मल्टीनेशनल्स के जो जैविक यांत्रिकी से बने हुए बीज हैं, उनको प्रमोशन सबसे ज्यादा मिला है। तो ये सब और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 हैं। और इसीलिए आपको देखिएगा कि इनकी जो आगरा की जो प्रेसिडेंट है, जो करंट प्रेसिडेंट है अफ्रीका में, एग्नेस कैलिबाटा, वो इसमें स्पेशल इन्वॉय है। तो मतलब आप साफ साफ बिल एंड मिलिंडा गेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल UNSSS में। तो ये पूरा गेम प्लान है किस तरीके से छोटे किसानों का से लिया हुआ एग्रीकल्चर उसको कॉर्पोरेशंस को ट्रांसफर करना, ये इसी के लिए पूरा एजेंडा तैयार किया जा रहा है। तो अफसर जाफरी साहब ये बताएं, UNFSS की जब बात हो रही है, जब मैं पढ़ रही हूँ तो इसमें बोला जा रहा है कि फूड क्राइसिस जो है उसको दूर किया जाए, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस सब में चिंताएं बढ़ गई हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी तूफान आ रहा है, कभी चक्रवात है, कभी फसल जो है डूब जा रही है पानी में, तमाम तरह की दिक्कतें। और जैसा आपने कहा कि इसका सीधा सीधा असर छोटे किसानों पर पड़ता है। तो उसमें बोला जा रहा है कि कोशिश की जाएगी कि हम उन बातों को करें जहां लोगों की, किसानों की खासतौर से लाइवलीहुड्स बचे। तो एक तरफ से इस तरह की मंशा जाहिर की जा रही है, दूसरी तरफ आपने जब बताया कि जो लोग, जो कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी किस तरह से दखल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको विरोधाभास लगता है कि जो एम है, या फिर कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात होती रहती है, यूनाइटेड नेशंस की करता है, और उसी के साथ साथ हमारे देश की जो सरकार है, जो नीति निर्धारक हैं, वो भी इन बातों को सामने रखते रहे हैं कि हम क्लाइमेट चेंज, IPCC की जो हाल की रिपोर्ट आई है, चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि हमें रेजिलिएंट क्रॉप्स उगानी है, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना है। सरकार की भी इस तरह की कोशिशें रहती हैं। तो आपको लग रहा है कि किस तरह से ये संतुलन बिठाया जाएगा? पूरी दुनिया के देश इस पर मंथन कर रहे हैं, हमारी सरकार मंथन कर रही है, ग्राउंड पर जो पॉलिसीज बन रही हैं, क्या वो उस दिशा में जा रही हैं? देखिए, ऑब्वियसली जब वो बात करेंगे इस पूरी समिट में, जो इशू उठाएंगे वो वैसे इशू तो नहीं उठाएंगे कि भाई हम छोटे किसानों से किसानी छीन के और हम बड़े किसानों को दे रहे हैं, कॉर्पोरेशंस को दे रहे हैं। वो अपनी बात को घुमा के कहना ही उनका है। और आप पूरा अभी तक देख लीजिए फूड पॉलिटिक्स में, जहां भी आप देख लीजिए, US में देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए। अभी हम एक रिपोर्ट कर रहे थे डेयरी के ऊपर, उसमें हमने देखा कि पिछले 10 सालों में हजारों छोटे छोटे डेयरी फार्म्स USA में बंद हो गए। उसमें बहुत से जो किसान हैं, छोटे किसान, वो छोड़ चुके हैं डेयरी फार्मिंग या एग्रीकल्चर।
तो ये जो पूरा यूएस का मॉडल है, इसी को लाया जा रहा है वर्ल्ड स्तर पे, और इसी वर्ल्ड स्तर पे लाके उन्होंने अच्छी बातें करनी है, दिखानी है कि हम डिजर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो उनका एक्चुअल जो एजेंडा है, अगर आप देखिएगा, ये पूरा जो क्या कहते हैं, रीडिजाइनिंग ग्लोबल गवर्नेंस है और री इंजीनियरिंग ग्लोबल फूड सिस्टम है, तो उसमें जो है उन्होंने क्या बात की, उसमें बात की है उन्होंने जीएम की, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उसमें उन्होंने बात की है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि डिजिटल एग्रीकल्चर आ रहा है, ड्रोन्स आ रहे हैं, और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल फार्मिंग हो रही है। दर्शकों को बता दें, भारत में भी जो डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्री रिकॉर्ड्स है, उसको लेकर कई कंपनियां अपने पांव पसार चुकी हैं ऑलरेडी। कुछ गांव में ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और इसको लेकर किसान और जो संगठन है, तमाम लोग एक्सपर्ट्स इस पर अपनी आशंका भी जाहिर कर चुके हैं। जी, तो ये सब जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये कौन ला रहा है? ये यही बड़ी कंपनियां ला रही हैं। तो जब उनको विरोधाभास इसलिए है कि उनको अपना एजेंडा जो है एक्चुअली वो अगर रख देंगे सामने में, तो और अपोजिशन होगा, और उनको ये कोविड का और लॉकडाउन का एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इन कॉर्पोरेशंस को, कि इसके आड़ में ये आप देखिए कि पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? वो कंपनियां जो ऐप बेस्ड मार्केटिंग कर रही है फूड का, वो सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है। चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अलीबाबा हो, चाहे हिंदुस्तान के जो भी ऐप बेस्ड फूड मार्चेंट्स हैं उनको। तो ये इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, किसके थ्रू आ रही है? ये बड़ी कॉर्पोरेशंस के थ्रू है। तो विरोधाभास इसीलिए है कि उनको अपना असली चेहरा नहीं दिखाना है, उनको वो दिखाना है जो लोगों को पसंद है, जिससे उनकी मार्केटिंग हो सकती है। अगर वो अपनी असली चेहरा ला के दिखा देंगे तो इसका काफी अपोजिशन होगा। तो इसीलिए आपको ये विरोधाभास देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ भारत के कॉन्टेक्स्ट में जोड़कर देखूं, अभी सुबह सोशल मीडिया में देखा तो इस तरह के ट्वीट्स भी थे किसान नेताओं के कि क्या यूनाइटेड नेशंस ये जो इतनी बड़ी समिट करने जा रहा है, क्या उन्हें इल्म है कि भारत में किसानों का क्या हाल है? भारत में जो किसान है वो 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, और उनकी दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है वो है एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना। उनका यही कहना है कि हम फसल विविधीकरण तो लाएंगे, लेकिन अगर आप एमएसपी का सहारा सिर्फ गेहूं और चावल जैसी फसलों को ही देते रहेंगे, तो हम लोग बाकी फसलें उगाएंगे तो उस पर सही भाव नहीं मिलेगा, तो ये कब तक कर पाएंगे? जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका भी मैं अगर पढ़ूं तो एंटोनियो गुटेरेस ने बोला कि अ वेल फंक्शनिंग फूड सिस्टम कैन हेल्प प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, protect the environment and provide health and livelihoods for all. In food there is hope. तो जो ये होप है खाने में है, जो खाने को उगाते हैं, जो अन्नदाता हैं, अगर उनकी ही होप समाप्त हो गई तो फिर आगे क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल। जो यूएन चीफ जो होप की बात कर रहे हैं, वो होप बात कर रहे हैं कि फूड इज द थिंग जो ऑफर करता है एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट। फूड के अंदर अभी बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है वो जिसको कहिए उसमें पैसा लगाया जा रहा है, बहुत ज्यादा जो है वो उसमें नई नई चीजें इनोवेशंस किए जा रहे हैं। तो इसलिए बिजनेस के तौर पर देखा जा रहा है, एक बड़ा बिल्कुल 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 बिजनेस के तौर पे देखा जा रहा है, और इससे प्रॉफिट कमाने की बात हो रही है। इससे छोटे किसानों की जीविका बचाना, छोटे किसानों की लाइवलीहुड बचाना, बायोडाइवर्सिटी बचाना, ये सब इनका मुद्दा नहीं है। इनका मुद्दा है कि अब आप सोचिए एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जो यूएन फूड सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, उसका नाम है ईट। और ये ईट वो है जो वेगन फूड्स को, वेगनिज्म का नाम सुना होगा, जिसमें बहुत लोग जो दूध नहीं पीते हैं, गोश्त नहीं खाते हैं, किसी का मीट नहीं खाते हैं, उनको प्लांट बेस्ड चाहिए। तो प्लांट बेस्ड मीट बनाया जा रहा है, प्लांट बेस्ड दूध बनाया जा रहा है। ये सब क्या है? ये एक तरह का एक सेगमेंट तैयार किया जा रहा है कि, और ये बिल्कुल फोर्टिफिकेशन हो रहा है, फोर्टिफिकेशन खाने में लाया जा रहा है। क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि इससे बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा होने वाला। बायो फोर्टिफिकेशन क्या है?
बायो फोर्टिफिकेशन के जरिए वो क्या कह रहे हैं कि हमको न्यूट्रिशन, एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो है स्केलिंग अप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको सन के नाम से भी जाना जाता है। वो बायो फोर्टिफिकेशन की बात करता है, वो फोर्टिफिकेशन की बात करता है, वो जीएमओज की बात करता है। तो ये अगर जीएमओज आ रहा है, बायो फोर्टिफिकेशन आ रहा है, फोर्टिफिकेशन आ रहा है, तो इससे छोटे किसान को कहाँ फायदा दिख रहा है? आपको कहीं नहीं दिख रहा है। आपको जीएमओज तो छोटे किसान तो नहीं उसको उगा रही है, तो बड़ी कंपनी के जरिए, जिसके ऊपर पेटेंट है, जिसके ऊपर एकाधिकार है, उससे हमारे जितने भी देसी बीज खत्म हो रहे हैं। हम देख चुके हैं कि कॉटन में हजारों किस्म के हमारे देसी बीज के बीकी कॉटन की वजह से वो सब खत्म हो गए। अब फिलीपींस ने राइस में जो है वो एक गोल्डन राइस लाया है। उस गोल्डन राइस से सोचिए कि राइस की हजारों किस्म है वो सब खत्म हो जाएगी, जिस तरह से बीटी कॉटन में हमको देखने को मिला है। तो ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश है और इसका सीधे हिंदुस्तान के ऊपर भी असर पड़ेगा। जहां तक एमएसपी की बात आप कर रही हैं, एमएसपी देखिए हमको नहीं पता कि कब तक ये चल पाएगी। जिस तरीके से अभी बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान को एक मार्केट के रूप में देख रही हैं, वो चाह रहे हैं कि अपने खाना अपना जो उगाती है वो राइस हो, व्हीट हो, ऑलरेडी आप देखिए। और जिस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, हिंदुस्तान को एक डंपिंग ग्राउंड की तरह माना जा रहा है। और हमारा अगर पिछले 8-10 साल में इंपोर्ट भी काफी फूड का बहुत बढ़ चुका है। तो एमएसपी कब तक कायम रहेगा कहना बहुत मुश्किल है। और अगर सरकार कहती भी है कि एमएसपी कायम है और रहेगा, तो इसका मतलब कि एमएसपी पे खरीदी होगी कि नहीं होगी, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। तो ये एक बहुत ही, और हमको नहीं लगता कि अगर कॉरपोरेशन ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेती हैं और कॉरपोरेशन चाह रही कि अपना सामान यहाँ डंप करें, तो एमएसपी अगर वो खत्म होना होगा। क्योंकि अगर जब तक एमएसपी रहेगा, बाहर की कंपनी, अभी आप देखिए कि राइस का यहाँ पे इंपोर्ट उतना नहीं हो रहा है, व्हीट का इंपोर्ट उतना ही नहीं हो रहा, जिन चीजों पे अभी, तो ये इंपोर्ट नहीं इसलिए भी हो रहा है कि यहाँ का जो जो मार्केट प्राइस है इन चीजों का, एमएसपी का जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस से बहुत ऊपर है। इसी वजह से अभी यहाँ पे डंपिंग नहीं हो पा रही है उतनी। लेकिन जब ये एमएसपी खत्म हो जाएगा और प्रोक्योरमेंट खत्म हो जाएगा, तो आसानी से बाहर का सामान यहाँ पे आ पाएगा। सरकार अभी प्रोक्योरमेंट कर लेती है, किसानों का सामान निकल जाता है, चाहे वो राइस हो वो व्हीट हो, तो किसानों को एक तरह का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन ये सपोर्ट कब तक रहेगा, ये बहुत, जिस तरह का अभी फूड सिस्टम बन रहा है, ग्लोबल फूड सिस्टम, उसके अंदर कब तक ये एमएसपी का प्रोविजन रह पाएगा। हिंदुस्तान की हम बात नहीं कर रहे, पूरे उन सभी देशों की जहां जहां ये एमएसपी के जैसा सिस्टम है, पाकिस्तान में है, घाना में है, बहुत से ऐसे देश है उनके यहाँ है, वो एमएसपी का सिस्टम कब तक वो कंटिन्यू कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो जो ये आपने पूरी वर्ल्ड फूड पॉलिटिक्स सामने रखी है, इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर पहले ही डब्ल्यूटीओ की तरफ से कई फसलों पर ऑब्जेक्शंस आए हैं। बोला जाता है कि आप अपने किसानों को जरूरत से ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। हमने देखा है शुगर केन के मामले में हो या चावल के मामले में हो, पहले भी आपसे बातें हुई हैं इन सब चीजों को लेकर। तो जो एमएसपी का जो ये मांग है, आपने बोला कि ये बड़ा मुश्किल है और बहुत टेढ़ा सवाल है कि जिस पर हम सीधा सीधा जवाब इस वक्त पा सके। मगर आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है कि किसानों की जो ये मांग है, अगर ये पूरी नहीं हुई तो क्या किसान, जैसे विदेशों में भी कई किसानों ने हाथ खड़े कर दिए कि सॉरी वी कैन नॉट फीड यू, हमारी हिम्मत ही नहीं बची है, क्या इस तरह की सिचुएशन हम भारत में भी देखेंगे? देखिए, बाहर में जैसा हम लोग को देखने को मिला है, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, आप डेयरी सेक्टर देख लीजिए, आप एग्रीकल्चर सेक्टर देख लीजिए, वहां पे छोटे किसान क्यों छोड़ रहे हैं? वहां इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि पूरा मोनोपोलाइजेशन हो गया है। एक कंपनी पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है सब पूरे खाने को, डेयरी को। तो डेयरी सेक्टर में देखिए कि इतना कंट्रोल हो गया डेयरी सेक्टर में कि छोटे किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो है दाम को क्रश करने की, नीचे दबाने की कोशिश करती हैं। जब दाम बहुत नीचे चला जाता है और छोटे किसान को कम से कम ऑफर किया जाता है कि भाई हम तुमको इस दाम से ज्यादा हम दूध का दाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वही बड़ी कंपनियां दूध भी खरीदती हैं।
तो इस वजह से छोटे किसान छोड़ रहे हैं। वही चीज आपको दूसरे फसलों में भी देखने को मिल रही है कि उनका दाम जो है वो नहीं मिल पा रहा है किसानों को। तो हिंदुस्तान में एमएसपी अगर जब तक है तब तक हमको लगता है कि किसान सरवाइव कर रहा है। जिस दिन एमएसपी खत्म हो जाएगा, खासकर वो बड़े किसान, खासकर वो जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान है जिनको एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगे अगर एमएसपी खत्म हो जाएगा। और एमएसपी का दाम अगर अब मेरे को जैसा भी चल रहा, अभी डब्ल्यूटीओ की समिट होने वाली है बहुत इस साल मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें देखने को मिलेगा क्योंकि हिंदुस्तान का जो प्रपोजल था एमएसपी को कंटिन्यू करने का, वो उसके ऊपर ऑलरेडी अटैक्स हो रहे हैं। बड़ी बड़ी जो देश है वो कह रहे हैं कि नहीं, आप इतना सब्सिडी नहीं दे सकते। उनको छोड़िए, आप अभी जो यूएन की 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एफएओ, यूएनडीपी और यूएनईपी, जिसने एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली निकाली जिसका नाम है द $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी, उसमें उसने कहा है कि 540 बिलियन डॉलर की जो सब्सिडी दी जाती है, ये ह्यूमैनिटी के लिए, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। तो जब यूएन बॉडी कह रही है कि ये हार्मफुल है, तो ये सिर्फ सब्सिडी हिंदुस्तान तो नहीं दे रहा, बड़ी कंपनियां, ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां सब्सिडी ले रही हैं जो यूरोप में और डेवलप कंट्री में दी जा रही हैं। तो अभी शिफ्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो यही देखने को मिला कि छोटी कंपनियों को, छोटे किसानों को जो सब्सिडी दी जा रही थी वो आस्ते आस्ते खत्म होगी और बड़ी कंपनियों की तरफ ये सब्सिडी जाएगी। आप अभी देख लीजिए, एक रिपोर्ट आई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कि वो कौन से किसान हैं जिनको सबसे ज्यादा लोन मिल रहा है, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्रॉप लोन कहाँ लिया जा रहा है। आपको ताज्जुब होगा सुन के कि सबसे ज्यादा क्रॉप लोन जो है वो कलकत्ता में दिया जा रहा है। कलकत्ता में कौन सी ऐसी किसान बसे हुए हैं जो उनको क्रॉप लोन मिल रहा है? क्योंकि कलकत्ता में एक बहुत बड़ी कंपनी हिंदुस्तान की जिसका हेडक्वार्टर है, वो सबसे ज्यादा क्रॉप लोन उठा रही है, तो इसीलिए उसके फिगर ज्यादा तक दिख रहे हैं। तो ये है एक्चुअली, ये हो रहा है हिंदुस्तान में। क्रॉप लोन में अगर आप स्टडी कीजिएगा तो उसमें दिखेगा आपको कि ज्यादातर क्रॉप लोन जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़ी एग्री बिजनेस कंपनियां उठा रही हैं। छोटे किसान को कितना क्रॉप लोन मिल पा रहा है? तो वही चीज सब्सिडी में भी आपको देखने को मिलेगी। ये शिफ्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, जहां छोटे किसानों के लिए सब्सिडी हटा के वो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस की तरफ सब्सिडी दिया जाएगा। तो मैं यही समझना चाहूंगी कि ग्रेन जो एनजीओ है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, एशियन चैप्टर के आप प्रतिनिधि हैं भारत से, ग्रेन ने बोला है कि हम बॉयकॉट करेंगे अपनी वेबसाइट के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए जो यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट होने जा रहा है। आप लोगों की क्या कंसर्न्स हैं और आपके साथ ऐसे और कौन से जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इस मुहिम के साथ, और क्या चाहते हैं आप लोग अंततः? देखिए, हम लोग को शुरू से 2020 से जब ये पूरा प्रोग्राम बन रहा था, ये यूएन फूड सिस्टम समिट का, तब से ऐसा लग रहा था कि ये पूरा कॉर्पोरेट लेड है, ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस इसको लीड कर रही हैं। और अब जैसे 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 हमने आपको बताया, बड़ी बड़े ग्रुप्स जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आ गए और आगरा आ गया, और ये वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया, और ईट आ गया, और उसके बाद फिर जो है वो न्यूट्रिशन, स्केलिंग अप ऑफ द न्यूट्रिशन आ गया। ये जितनी बड़ी बड़ी, ये सभी इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनके साथ 50,000 कंपनियां जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ी हुई हैं। जब ये इसको लीड करने लगी तो हम लोग को लगा कि इससे तो सबसे बड़ा नुकसान अगर होगा तो छोटे किसानों को होने वाला है, क्योंकि पूरा एजेंडा यही है कि छोटे किसानों को डिस्प्लेस करके खाने को बड़ी कंपनियों की एक बपौती बना दिया जाए। और वही इसीलिए ग्रेन ने और बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अभी एक पीपल्स फूड समिट भी चल रहा है, ग्लोबल पीपल्स फूड समिट चल रहा है। विया कैंपसिना एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आज के दिन कर रहा है। उसके अलावा बहुत ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के अपने ग्रुप अपोज कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है उसको अपोज कर रहा है। और तो ये ऐसा नहीं, एक यूनाइटेड नेशंस की साइंटिफिक बॉडी इसको अपोज कर रही है। तो क्योंकि ये एक ऐसा सबको नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल खाने को, खाद्यान्न को एक कॉर्पोरेशन को सौंपने का एक बहुत
खूबसूरत लफ्जों में उसको डिजर्टिफिकेशन कह के, फूड सिक्योरिटी कह के नाम लेके उसको सौंपने का एक एजेंडा बनाया जा रहा है। और एक्चुअली में जो हम स्लाइड आपको आप शेयर कीजिएगा उसको, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि इनका एक्चुअल एजेंडा क्या है। और एक्चुअल एजेंडा ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहा है। खाने में ब्लॉकचेन आ रहा है, डिजिटल एग्रीकल्चर हम देख रहे हैं किस तरह से बुरी तरीके से प्रमोट हो रहा है। हम हिंदुस्तान में देखा है किस तरह से बिल माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है हमने एक डील की है। हमने जो है किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि किस बुरी तरीके से, और जीन टेक्नोलॉजी और जीन एडिटिंग का इस्तेमाल हो रहा है, जिसको सिंथेटिक बायोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ये नई नई टेक्नोलॉजीज जो एग्रीकल्चर में बुरी तरीके से आ रही है, सब कौन ला रहा है? सब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस ला रही हैं। तो ये बहुत ही अहम बात आपने सामने रखी है, और लोगों को भी, दर्शकों को मैं चाहूंगी कि इन मुद्दों पर थोड़ी और अपनी समझ बनाएं, बारीकी से पढ़ें, समझें। क्योंकि खेती, अगर हम बात करें तो भारत कृषि प्रधान देश है, और इसमें जो लोग हैं, हमारी कितने ही बड़ी आबादी खेती और उससे रिलेटेड जो कारोबार है उनसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनियां सब लेकर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो किस तरह से खेती को छोड़ने के लिए किसान मजबूर हो रहे हैं। हाल का जो सर्वे आया है उसमें भी यही सामने आया है। 2018-19 में जो आंकड़े सामने आए हैं कि विशुद्ध खेती से किसानों की जो आमदनी है वो घटी है, और जो श्रम है उस बॉक्स में जो उनकी आमदनी है वो बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशंस हैं, क्लियर संकेत है कि किसान जो है खेती को छोड़कर अब शहरों में आए, वहां पर लेबर की तरह काम करें। और ये जो स्थिति है ये बहुत चिंताजनक है। जिस तरह से आपने पूरे फूड पॉलिटिक्स को सामने रखा है कम समय में, मैं चाहूंगी कि दर्शक इन चीजों के बारे में और ज्यादा अपनी पैनी समझ बनाएं, और हम समझें कि फूड पॉलिटिक्स क्या है और इसके तार किस तरह से भारत में जो किसान डटे हुए हैं, 10वां महीना चल रहा है आंदोलन का, वो बोल रहे हैं कि खाने को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। 3 कृषि कानून को वापस लेना होगा सरकार को। अब आगे किस तरह के स्थितियां बनती हैं ये देखना दिलचस्प होगा, और सभी को अपने खाने के, पेट के मुद्दे, अपनी थाली के मुद्दों पर भी बारीकी से ध्यान रखना होगा, समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए और इन पॉइंट्स को सामने रखने के लिए। अफसर जाफरी साहब, धन्यवाद। थैंक यू अनिका।